साल 1919 में ब्रिटिश शासित मद्रास के हृदय में न्यूइंगडन हाउस खड़ा था, एक भव्य प्रभावशाली संस्था जिसे भारत के भविष्य के नेताओं को ढालने के लिए बनाया गया था। यह ऊंचे दांव का स्थान था, जहां रियासतों के युवा राजकुमारों को प्रशिक्षित किया जाता था और यह साम्राज्य के कठोर शिष्टाचार में लिपटा हुआ था। इस सुनहरे पिंजरे की अध्यक्षता क्लेमेंट डेला हाय करते थे, जो प्रिंसिपल थे, एक ऐसा व्यक्ति जिसका शब्द कानून था, फिर भी जिसकी विधियां गहरे असंतोष के बीज बो रही थी। उन औपनिवेशिक दीवारों के भीतर की हवा महत्वाकांक्षा, वर्ग विभाजन और उस शांत, शक्तिशाली तनाव से भरी हुई थी जो अक्सर त्रासदी से पहले आता है। डेला हाय एक अनुशासक के स्वभाव वाले अकादमिक व्यक्ति थे, जो अक्सर अपने और अपने शिष्यों के बीच की सांस्कृतिक खाई को पाटने में विफल रहे। गवाह बाद में उनके लगातार कटु टिप्पणियों को याद करेंगे, जिसमें उन्होंने लड़कों को जहरीले ढंग से असभ्य तमिलियन कहा था। राष्ट्र गौरव की बढ़ती लहर के समय में कही गई ऐसी बातें सिर्फ दुख नहीं देती थी, वे रिश्ती थीं। युवा अनुशासन को एक घातक मूक क्रोध में बदल रही थी। यह महज एक स्कूल नहीं था, यह एक दबाव कक्ष था, जहां छोटी सी उकसाहट भी एक विस्फोट को जन्म दे सकती थी, जिसकी नियति ब्रिटिश भारत को हमेशा के लिए चोट पहुंचाना थी। लेकिन असंतोष की ये लपटें महज गर्व से कहीं ज्यादा को भस्म करने वाली थी। 15 अक्टूबर की रात किसी भी अन्य रात की तरह शुरू हुई थी। उष्णकटिबंधीय हवा उमस भरी और शांत थी। मिस्टर और मिसेस डेला हाय रात 9 बजे के तुरंत बाद घर लौटे, छात्रों के साथ शुभरात्रि का आदान प्रदान किया और अपने पहली मंजिल के वरामदे में सोने चले गए। वे मद्रास के विशाल उदासीन आकाश के नीचे खुले में अगल बगल रखे अलग अलग बिस्तरों पर सो रहे थे। यह असामान्य प्रथा, बाहर सोना, का मतलब था कि प्रिंसिपल और अंधेरे के बीच की बाधा खुली हवा और शांति से कुछ ही फुट की दूरी पर थी, जो एक शांत शिकारी को निमंत्रण दे रही थी। फिर आधी रात के लगभग 12:30 बजे दमघोंटू शांति एक कान फाड़ देने वाली गर्जना से टूट गई। कोई चुपचाप सोते हुए प्रिंसिपल के पास आया, एक भारी 12 बोर की बंदूक उठाई और उसके सिर के दाहिनी ओर एक ही घातक गोली मार दी। उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस विस्फोट ने न्यूइंगटन हाउस की शांति को तुरंत भंग कर दिया। लेकिन सबसे भयावह विवरण नीचे था। वरामदे के नीचे कैरेज ड्राइव पर एक दूसरी बंदूक मिली, जिसे छोड़ दिया गया था, और उसके चारों ओर कुछ कारतूस बिखरे हुए थे। हत्यारा कौन था और एक अतिरिक्त हथियार को अजीब जानबूझकर रखने का क्या कारण था? पुलिस एक ऐसे हत्या स्थल पर पहुंची जिसे सावधानीपूर्वक मंचित किया गया था, जो महज एक बदले की कार्रवाई से कहीं गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। जैसे ही जांच शुरू हुई, एक अकेले हत्यारे की तलाश तेजी से संस्था के ही एक अस्पष्ट अन्वेषण में बदल गई। पुलिस को न केवल प्रिंसिपल की नस्लवादी टिप्पणियों को लेकर छात्रों का लंबे समय से पनपता असंतोष मिला, बल्कि खतरनाक अफवाहों का एक जाल भी मिला, जिससे पता चला कि मकसद महज नस्लवाद से कहीं ज्यादा अंतरंग हो सकता है। अफवाहें आग की तरह फैल गई कि कुछ बड़े लड़कों को मिसेस डेला हाय ने बहकाया था, जिससे स्कूल के पवित्र हॉल के भीतर वर्जित जुनून और शर्मनाक विश्वासघात की एक चौंकाने वाली कहानी बुनी गई। औपनिवेशिक चिंताओं से प्रेरित यह सनसनीखेज कथा खुद हत्या की सच्चाई पर भारी पड़ने लगी थी। यह मामला इतना भड़काऊ था कि स्थानीय क्षेत्राधिकार को पार करते हुए और शक्तिशाली रियासतों के उत्तराधिकारियों को शामिल करते हुए मुकदमे को भारत सरकार के आदेश से दूर बॉम्बे हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। कार्यवाही का हर विवरण एक सार्वजनिक तमाशा बन गया, जिसमें बेवफाई, छात्रों के गुस्से और औपनिवेशिक अहंकार की हर अफवाह को एक भयभीत राष्ट्र के सामने पेश किया गया। तत्काल एक फैसले की मांग की गई थी, लेकिन असली रहस्य उन लोगों की बड़ी संख्या में छिपा था जो प्रिंसिपल को मरवाना चाहते थे, जिससे संदिग्धों का एक ऐसा कोहरा पैदा हो गया जिसमें पुलिस घुस नहीं पाई। बॉम्बे की अदालत में एक अप्रत्याशित व्यक्ति गवाही देने के लिए आगे आया, जिसने अंततः असली हत्यारे का खुलासा करने का वादा किया, लेकिन उस सच्चाई की कीमत एक झूठ थी। मोड़ तब आया
जब सिंगमपट्टी एस्टेट के वारिस, एक सह साजिशकर्ता जो अनुमोदित गवाह बन गए थे, गवाह के कटघरे में आए। उनकी गवाही विनाशकारी रूप से विस्तृत थी, जिसमें छात्रों के एक समूह द्वारा रची गई साजिश का वर्णन किया गया था और कडाम्बुर एस्टेट के वारिस को मुख्य हत्यारे के रूप में सीधे तौर पर फंसाया गया था। उन्होंने इस कृत्य से पहले बोले गए अंतिम शब्दों को भयावह ढंग से याद किया। हमें आज रात डोरई प्रिंसिपल को खत्म कर देना चाहिए। यह चौंकाने वाली स्पष्टता का क्षण था। छात्र प्रतिशोध का एक खुला और बंद मामला, और कोर्टरूम ने अपनी सामूहिक सांस रोक ली, ये मानते हुए कि दशकों का तनाव इस अंतिम निश्चित सत्य में समाप्त हो गया है। लेकिन प्रतिशोध की इस महान कथा में बारीक जिरह के तहत दरारें पड़ने लगी। जैसे ही जूरी ने सिंगमपट्टी वारिस के घटनाओं के विस्तृत विवरण की जांच की, विसंगतियां सामने आने लगी, जो असंभव विरोधाभासों में बदल गई। उनकी कहानी, जो कभी इतनी सम्मोहक थी, धीरे धीरे मनगढ़ंत कहानी में बदल गई। यह एक सोची समझी झूठ थी, जिसे दूसरों को बचाने या शायद एक असंबंधित हिसाब चुकाने के लिए रचा गया था। भौतिक साक्ष्य मेल नहीं खा रहे थे, समय रेखा जबरन थोपी गई थी, और मकसद, हालांकि शक्तिशाली था, झूठी गवाही के कंधों पर खड़ा नहीं हो सका। स्टार गवाह के अविश्वसनीय साबित होने के साथ अभियोजन पक्ष की पूरी नींव ढह गई। झूरी दूषित गवाही पर भरोसा करने में असमर्थ थी। उसने फैसला सुनाया कि आरोपी कडाम्बुर के वारिस के खिलाफ साक्ष्य अपर्याप्त थे और वह आजाद हो गया। सनसनीखेज मुकदमा न्याय के धमाके के साथ नहीं, बल्कि अस्पष्टता की एक कराह के साथ समाप्त हुआ। एक व्यक्ति को उसके बिस्तर पर गोली मार दी गई थी। उसकी पत्नी उसके बगल में लेटी थी। युवा राजकुमारों का एक स्कूल रहस्यों से भरा हुआ था, और येट अंतिम अपराधी उष्णकटिबंधीय औपनिवेशिक हवा में गायब हो गया, एक भूत जिसे कोई पहचान नहीं सका। एक सदी से भी ज्यादा समय बाद न्यूइंगटन हाउस अब नहीं रहा। क्लेमेंट डेला हाये एक इतिहास की किताब में एक भूला हुआ नाम है, लेकिन भयावह तथ्य अब भी मौजूद है। एक ब्रिटिश प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई। हत्यारा कभी नहीं मिला, मकसद कभी निश्चित रूप से साबित नहीं हुआ। मद्रास मर्डर केस एक कठोर नाटकीय अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि कभी-कभी सबसे हाई प्रोफाइल मुकदमों में भी दोषी की चुप्पी न्याय की पुकार से ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा स्थायी हो सकती है। 1919 की परछाइयां आज भी सच को थामे हुए है, और कहीं ना कहीं बंद पड़े कॉलेज के रहस्य आज भी आधुनिक चेन्नई की सड़कों के नीचे दबे हुए हैं।